हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह। तो मैं आपको आपके साथ में एक सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस सीरीज के अंदर अपन क्या करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर अपन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए एक पीवाई क्वेश्चन की सीरीज है ये। इसमें अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बोले तो 2019, 2020, 2021, 2022 मतलब जब से एनटीए आया है लास्ट 4 ईयर के अपन पूरे पीवाई क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 4 ईयर के मिला के अगर बात करें अपन तो 60 पेपर के समथिंग एनटीए कंडक्ट करा चुका है। तो 60 पेपर को अपन एक एक पेपर को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं पीवाई को पेपर को सोल्व करना, तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आप अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो जेईई मेंस के अंदर जो पीवाई के क्वेश्चन है तो उनका एक ऐसा फॉर्मूला बन गया है कि वो 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करते हैं। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए कि एक एक पेपर को अच्छे से मेरे साथ सोल्व करो ताकि आपको उस सब चीज का बेनिफिट मिले। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन है कि भाई अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। क्या बतानी है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। तो भाई अपन को भाई पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना स्टूडेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? माइनस आई इफेक्ट की होती है। किसकी होती है बताओ? माइनस आई इफेक्ट की होती है। अब देखो अगर आप ये सारे कंपाउंड है ना इनको गौर से देखो तो CH2COH, इसमें भी CH2COH है, इसमें भी CH2COH है, इसमें भी CH2COH है, इसमें भी CH2COH है। मतलब सब में ये चीज तो सेम है, केवल डिफरेंट है NO2, F, CN और Cl। तो सभी को लिख लो यहाँ पर। एक में NO2 है, एक में F है, एक में CN है, एक में Cl है। अब आपको सबको पता है कि माइनस आई का ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होता है बताओ? माइनस आई का सबसे ज्यादा ऑर्डर जो होता है सबसे ज्यादा NO2 को होता है, फिर CN का होता है, फिर F का होता है और फिर क्लोरीन का होता है। ये क्या होता है? माइनस का ऑर्डर। अब जिसका माइनस आई ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा किसका मतलब माइनस आई ऑर्डर हो जाएगा बताओ? NO2 वाला हो जाएगा। तो NO2 फिर CN फिर F और Cl, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन ये कलर थोड़ा सा मिस हो रहा है तो अपन रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं इधर से। ये अपन रेड कलर कर लिया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोलो आया कि समझ में नहीं आया? कुछ नहीं करना भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका माइनस आई ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बस खत्म। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अपन ये क्वेश्चन आ गया। तो भाई मेजर प्रोडक्ट बताना है कब? जब RC ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्शन करता है किससे? AlHIBu का उल्टा है। जिसका मतलब अपन को एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको बोलते हैं अपन डिवाइल DIBHAL डिवाइल हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं। और सेकंड किसके साथ में प्रेजेंस में? H2 प्रेजेंस में। तो आपको कुछ भी याद नहीं करनी चाहिए भाई, डिवाइल हाइड्रोजन है, इसको किस में न्यूट्रल करता है? RCH डबल बॉन्ड NH में H2 हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या बन जाएगा? RCHO बन जाएगा। एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है कि अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई RCN कभी भी डिवाइल हाइड्रोजन H2 के साथ में रिएक्शन करता है तो RCHO बनता है। आपको तो अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 नंबर आपको देके जाएगा ये क्वेश्चन। कितना बताओ कितना सिंपल भाई। RCN की रिएक्शन AlHIBu का उल्टा बोले तो डिवाइल हाइड्रोजन H2 की प्रेजेंस में करानी है तो क्या बनाएगा? RCHO बनाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अपन को बतानी है मैग्नेटिक मोमेंट की। अब आपको पता है किसके लिए बतानी है? ट्रांजिशन मेटल के लिए। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो ट्रांजिशन मेटल है ना वो कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। ट्रांजिशन मेटल कौन सा ब्लॉक में शो करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी सबसेल है। तो डी सबसेल का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 5 सबसेल। ये 5 इसमें ये लिख दिए डिब्बे होते हैं कि नहीं होते बताओ? अब एक में 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं। मैक्सिमम पूछ रहा है तो एक भर दिया सब में। बताओ भाई मैक्सिमम पूछ रहे हैं ना तो एक भरेंगे तभी तो अपन मैक्सिमम बता पाएंगे। तो हाईएस्ट पूछा है उसने इसलिए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 5 आ गई। तो आपको पता है म्यू स्पिन कितनी होती है? इज इक्वल टू अंडर में n+2 और इसकी BM में यूनिट होती है। तो बताओ अंडर में क्या आ गया? 5+2 बोले तो अंडर में 35। तो कितनी आ गया? 5.92। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई। ट्रांजिशन मेटल के बारे में पूछा था, डी ब्लॉक शो करते हैं, डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन अपन एक एक करके भर सकते हैं मैक्सिमम, यही पॉसिबिलिटी बनती है। n इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। फॉर्मूला में रखा, आंसर आ गया। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, 4 नंबर। जेईई मेंस बहुत ही इजी है। अगर आप एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन टू लाइन और थोड़ी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका जेईई मेंस के अंदर सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 मोल ऑफ गैस A और x मोल ऑफ गैस B एग्जैक्ट ए प्रेशर 200 पास्कल इन ए कंटेनर। वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब। 1000 केल्विन टेम्परेचर है
और आपको आर की वैल्यू दे रखी है जूल केल्विन में। अब आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। भाई देखो आपको पता है भाई PBNRT नाम की एक इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं, PV इक्वल टू NRT, क्योंकि इसमें सब चीज उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो लगाओ PV इक्वल टू NRT। अब बताओ प्रेशर कितना दे रखा है 200 पास्कल इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 10। एक मिनट अपन नेक्स्ट पहुंच गए। PV इक्वल टू वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 दे रखा है इज इक्वल टू, अब टोटल मोल कितना हो गया बताओ 0.5 था, फिर उसके बाद में x आया तो 0.5 प्लस x, r की r, टेम्परेचर वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 केल्विन दे रखी है। अब बताओ सिंपल से कुछ नहीं, अब देखो यूनिट है ना भाई, आपको पता है कि जो प्रेशर है उसकी यूनिट कितने क्या होती है न्यूट पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू, और वॉल्यूम किस में दे रखा है मीटर क्यूब में, तो यूनिट किस में आ गई न्यूटन मीटर में, तो बोले तो क्या हो गया ये जूल हो गया। तो यूनिट का भी कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन नहीं करना, इसलिए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया P और B। आप सोच रहे होंगे ना भाई P और B डायरेक्ट कैसे लिख दिया, पास्कल में दे रखा है तो, क्योंकि भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है पास्कल, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है, तो ये कट गया, तो ये क्या आया न्यूटन मीटर आया, और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल होता है, तो यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। तो PV इक्वल टू NRT सिंपल सा लगा दिया। तो इसको सोल्व करेंगे आगे अपन, तो 0.5 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 2/r। बताओ आगे क्या नहीं आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया बताओ 2/r माइनस 1/2, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ये आ गई 4 माइनस r अपॉन 2r। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अरे भाई कितना सिंपल क्वेश्चन था, आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपको याद है PV इक्वल टू NRT लगाओ और x की वैल्यू निकालो, एक सिंपल सी 10th क्लास की इक्वेशन सोल्व करनी थी। बताओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT की डिट्टो लाइन अगर किसी ने पढ़ा हो तो, द वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर आपको याद हो जो पीजो इलेक्ट्रो मेटल मटेरियल है वो कौन सा होता है, क्वार्ट्ज होता है। एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, इसमें मैं कुछ समझा ही नहीं सकता, अगर आपको याद है 4 नंबर लोगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं मिलेगा। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंपल फंडा है, अगर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद नहीं है तो फिर बैठे रहना कोई मतलब नहीं है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अमंग A to D रिगार्डिंग सिलिकॉन। अब ये सिलिकॉन की प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक के अंदर, एक लाइन टू लाइन है वही सेम एनसीईआरटी का है। दे आर पॉलीमर विद हाइड्रो, वो भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर बायो कैपेबल, सही है, ये भी करेक्ट है। इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड लो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। उसके बाद में अगर बात करें यूजुअली दे आर रेजिस्टेंट ऑक्सीडेशन एंड यूज्ड ग्रेसेज, ये भी करेक्ट है। भाई चारों के चारों जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, और आपको याद करना पड़ेगा ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है सिलिकॉन की। अगर एनसीईआरटी अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर लिखी हुई है, अगर आपको याद है तो सीधे 4 नंबर मिलेगा। ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते भाई, प्रॉपर्टी उसकी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होता है, बायोकम्पेटिबल होता है, थर्मल स्टेबिलिटी हाई होती है, डाइस्टेटिक इसकी लो होती है, और ये रेजिस्टेंट ऑक्सीडेशन करता है, और ये इसको अपन यूज कर सकते हैं किसके लिए, ग्रीसेज के लिए। तो 4 ऑप्शन करेक्ट है इसके, तो बस खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शानदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ये अपना स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड है, फर्स्ट में किसका रिएक्शन कराना है अपन को, Br2 का, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाएगा। Br2 किस इलेक्ट्रोफिलिक, तो E2H के बाद में कराना है, तो Br2 के साथ में कुछ नहीं है, ये Br, ये Br। अब Br क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो फिर कुछ नहीं होगा। और जो रिएक्शन बनेगी कौन सी होती है, सिन एंड एंटी बनती है भाई Br पे अपन एडिशन कराएंगे तो ये देखो सिंपल सा यूं और ये। अब Br यहाँ पर क्या करेगा, अपन Br है जो ये, एक मिनट, ये Br और ये Br, ठीक है। अब उसके बाद में किसकी रिएक्शन करानी है, E2OH की, बोले तो CH3 CH2OH। अब ये कौन से रिएक्शन OH है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब CH2CO से ये बी न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1 हो जाएगी, तो Br एलिमिनेट हो जाएगा और ये सीधा अटैक कर देगा इस पे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ, E2OH से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो OET, तो Br और OET, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं, बताओ OET और Br बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन गया बताओ भाई, क्यों नहीं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, SN1 रिएक्शन है, अटैक करेगा तो ऑक्सीजन इससे डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को कौन डिस्क्लोज कर सकता है, ऑक्सीजन इसके पास लोन पे है, तो ये डायरेक्ट इससे अटैच हो जाएगा और H को ये बाहर कर देगा पॉजिटिव हटाने के लिए। तो सीधा सा कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई, ये स्ट्रक्चर था अपना,
Br2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन E2H के साथ में प्रेजेंस में कराना, दोनों के प्रेजेंस में Br2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, तो Br सिनोर एंटी पोजीशन दोनों पे अटैच हो गई है। अब क्या है, उसके बाद में CH3CH2H था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और बी की न्यूक्लियोफाइल है, तो SN1 होगा, SN1 है तो Br क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कौन वेरीफाई कर सकता है, इसके बाद लोन पेयर ऑप्शन के पास, तो डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो OET हो जाएगा, Br का Br हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, 4 नंबर देगा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, द जनरल प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन पीरियड। भाई देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, इस तरीके के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको आते हुए भी आप गलत कर दोगे। भाई अपन को यहाँ क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें सीखनी है ये पेपर सोल्व करते टाइम, ताकि आप खुद एग्जाम के टाइम पे गलती ना करो। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो पीरियडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पर एक डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है। तो देखो एक ऑप्शन कह रहा है एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज करती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी गलत हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बताओ। भाई जो अपन ग्रुप में ऊपर से डाउन से मतलब अपर से डाउन आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो ये तो डिक्रीज करती है, बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है ये। एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, भाई इंक्रीज करता है ना डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस करता है, भाई एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है, मतलब पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बताओ होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, प्रॉपर्टीज करिए, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, और पहले इधर की तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, मतलब बिल्कुल सही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, बिल्कुल सही है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन दे रखा है सोडियम सल्फेट का, कंटेंट 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन किलोग्राम पर वाटर में दे रखा है, मोलरिटी निकालनी है Na+ की। अब भाई देखो 92 ग्राम दे रखा है वेट किसका, सोडियम सल्फेट का, तो Na+ आयन के लिए बात कर रहा है, मोलरिटी के लिए, तो Na+ आयन के लिए तो मोल ऑफ Na+ कितना हो जाएगा 92/23, तो ये कितना आ गया 4, मोल ऑफ Na+ आयन कितना आ गया 4। अब मोलरिटी क्या होती है, अरे भाई कुछ भी नहीं है यार, मोल ऑफ Na+ आयन की ये मोल ये है, तो पर किलोग्राम में होता है, ये पर किलोग्राम सॉल्वेंट में, और वो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाए, 4 का 4 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बताओ यार इतना सिंपल क्वेश्चन। भाई वेट अपन को पता है Na+ आयन का, तो मोल निकाल लिया 4 आ गया। अब मोल पर किलोग्राम पर वाटर, भाई मोलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम वाटर, तो अब मोल पता है अपन को और पर किलोग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं है, तो 4 का 4 आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, 4 नंबर देके गया। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल, अगर आपको याद है तो ही कर पाओगे। भाई पेनिसिलिन है ना, इसमें एक COOH ग्रुप आता है। अब जो ये है ना सोडियम NaSCO3 कार्बन टेस्ट, इसके लिए COH की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो क्यू ऑप्शन, भाई जो कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है ना, इनको अपन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं अपन, मैं पहले बता देता हूं आपको। तो देखो आप ये ट्राई करो कि कोई भी 2 ऑप्शन इधर से इधर मिल जाए, और अगर आपको केवल 2 ऑप्शन मिला दिया ना, तो एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्राई कर लो कि कौन कौन से ऐसे नाम है जो आपको पता है। अब जैसे मैंने अप्रोच किस पे मारा, पेनिसिलिन पे, क्योंकि मुझे ही पता था कि पेनिसिलिन में एक COH नाम का ग्रुप आता है। अब स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है, हो सकता है आपको याद नहीं हो, तो भाई याद नहीं हो तो क्या करना है, पेनिसिलिन में एक COH ग्रुप होता है। अब जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaSCO3, तो इसके जो टेस्ट देने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है COH ग्रुप की, मतलब Q के साथ में किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, D के साथ में, तो D और Q मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं अभी तक। उसके बाद में अगर ध्यान दो आप, तो ये क्लोरो जिनोलोन है, तो इसका जो आपको फॉर्मूला अगर याद हो किसी को, तो ये बेंजीन, उसके ऊपर अपन लगा देंगे OH, फिर यहाँ CH2, यहाँ CH2, और यहाँ आता है क्लोरीन। अब बेंजीन के साथ में अगर एक OH दे रखा है, तो ये टेस्ट जो होता है ना FeCl3 जो टेस्ट देता है फेरिक क्लोराइड वाला, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि बेंजीन के साथ में क्या होना चाहिए, ये फिनोलिक वाला कंपाउंड होना चाहिए, मतलब बेंजीन के साथ में क्या लगा होना चाहिए, OH ग्रुप को भी लगाना होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। तो एक R के साथ में क्या मैच कर गया, A। अब R के साथ में कौन सा मैच कर रहा है, ये R के साथ में दोनों में मैच करेगा। बताओ, अब दोनों मैच कर गए, तो आपको एक कंडीशन और याद होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए, जो बेयर्स टेस्ट है ये, अब ये है ना अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए होता है, कौन सा, बेयर्स टेस्ट। जो बेयर्स टेस्ट है ये किसके लिए होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए। मतलब बोले तो ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड आए और ट्रिपल बॉन्ड आए, तो जो आपको जो स्ट्रक्चर पता है नॉरेंथ्रेडोन, ये दे रखा है ना नॉरेंथ्रेडोन, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपको अगर याद हो, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसका, इस तरीके का। नहीं, 1 मिनट, ये नया डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर उसके बाद में सिंपल सा ये
इस तरह का एक यूनिट रिपीट होती जाती है। तो ये डबल बॉन्ड आ गया ना, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड है, मतलब बेस्ट टेस्ट देगा, मतलब एस वाले में क्या आना चाहिए, बी। अब बताओ बी के साथ में एस सिर्फ इसमें दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है। अगर आपको सारे टेस्ट के बारे में पता है कि कौन सा टेस्ट कब लगता है तो आप कर ले जाओगे, और नहीं पता तो नहीं ले जाओगे। देखो अब पी वाला ऑप्शन में देख लेते हैं, कार वाला मेन टेस्ट है, कंडीशन क्या है ना, NH2 होना चाहिए। बताओ 1 मिनट, अपन यहाँ गए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, NH2 होना चाहिए। और जो सल्फा पायरिडीन है, नाम के साथ मारा है पायरिडीन, मतलब NH2 इसके पास में है, तो सिंपल P के साथ में C हो जाएगा, और P के साथ में C दे रखा है। भाई कोई भी 2 या 3 ऑप्शन मिलाने की ट्राई करना, कॉलम मैचिंग है, अगर जिसका भी डाटा याद है कोई ना कोई आपको ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। भाई देखो भाई, अगर कोई एक चैप्टर है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो इनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसका नाम है इनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके अंदर डिट्टो डाटा लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये कि Fe की वैल्यू ये है, Mn की वैल्यू ये है, कॉपर की वैल्यू ये है, जिंक की वैल्यू है। तो ये वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ये तो द मेटल दैट मेक्स द वाटर सैंपल अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेटल है वो कौन सा है, Mn है। अगर आपको याद है तो 1 सेकंड में कर दोगे, और याद नहीं है तो फिर बैठे रहो, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो चैप्टर है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से इसका फिक्स क्वेश्चन आता है एकदम, अगर आपको याद है 1 सेकंड में कर दोगे, नहीं तो बैठे रहोगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी, उसमें ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है कि एनोडी के हाफ सेल लेड की दे रखी बैटरी वाला चाहिए, इसका जो चार्ज दे रखा है 0.05, तो इसकी रिएक्शन आपको पता ही है, जो PbSO4 है, Pb+2 SO4 माइनस 2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ये क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये बोल रहा है कि 0.5 फेराडे इलेक्ट्रॉन। तो भाई आपको, अरे यार कितना सिंपल है कि 0.1 मिनट 0.05 फेराडे ये चार्ज दे रखा है। अब ये किसके इक्विवेलेंट है बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ PbSO4। भाई ये रिएक्शन दे रखी है एनोड पे, एनोड सेल पे। अगर भाई ये रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा ना, तो इसमें साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये रिएक्शन होती है एनोडिक सेल पे। Pb+2 SO4 माइनस क्या बनाता है, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ना 0.05 फेराडे, ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है PbSO4 के। अब ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इंटू एन फैक्टर। तो मोल निकालना है अपन को PbSO4 के, तो एन फैक्टर का डिवाइड कर देंगे। अब एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर 2 है इसका, तो ये आ गया मोल ऑफ PbSO4 इज इक्वल टू कितना चार्ज है, 0.05 अपॉन एन फैक्टर 2। तो अपन को क्या पूछा है बताओ, क्वेश्चन देखो भाई, पूछा है इसमें अमाउंट पूछी है, मतलब वेट पूछा है किसका, PbSO4 का। तो वेट ऑफ PbSO4 इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 2, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, वेट के, किसका एटॉमिक वेट से, PbSO4 के। तो क्वेश्चन में दे रखा 303 है, तो ये कितना आंसर आ गया, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 150 के समथिंग। 150 से 0.05 मल्टीपल करेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन था, रिएक्शन आपको याद थी, चार्ज दे रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट PbSO4 बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू एन फैक्टर होता है। तो अपन ने मोल निकाला, मोल बताए तो बेटा गया, खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई हेनरी लॉ के बारे में बोल रहा है, ये देखो हेनरी लॉ। अब आपको पता हो तो हेनरी लॉ होता है P इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, ये होता है हेनरी लॉ। अब ये होता है मोलिकुलर मास ऑफ द गैस इन सॉल्युबल सॉल्यूशन, KH हेनरी कांस्टेंट है, P प्रेशर है। अब एक एक ऑप्शन पढ़ लो, बोल रहा है हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। पहले ऑप्शन चेक करते हैं। तो भाई ये बोल रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, बोले एट ए गिवन प्रेशर का। अब भाई लैंग्वेज का मतलब समझो आप, एट ए गिवन प्रेशर बोला है इसने, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है भाई। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो KH इंटू ये हेनरी कांस्टेंट है पूरा, और एक्स गैस। तो एक्स गैस क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू P अपॉन KH, सिंपल सा। अब आगे क्या बोल रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर हायर द सोल्युबिलिटी। अरे आप बताओ भाई, ये सोल्युबिलिटी इस जो आया है तो ये इनवर्सली है कि नहीं है, तो सोल्युबिलिटी क्या हो गई, इनवर्सली हो गई किसके, सोल्युबिलिटी इनवर्सली हो गई KH के। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी, देन मतलब देखो बोला हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर हायर द सोल्युबिलिटी, मतलब हायर अभी KH की वैल्यू है तो सोल्युबिलिटी हायर होगी क्या, नहीं होगी भाई, ये इनवर्सली है।
तो इनवर्स ये तो ये गलत हो गया ऑप्शन, और ये ऑप्शन को क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत है, तो ये पहला ही ऑप्शन हो गया, आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई। आपको हेनरी लॉ पता है कि नहीं पता, प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स केएस, प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स केएस, प्रेशर एट है, गिवन प्रेशर का मतलब लैंग्वेज समझना, प्रेशर कांस्टेंट है, KH इंटू एक्स गैस, तो एक्स की वैल्यू P अपॉन KH है, P कांस्टेंट है, ये एक्स इनवर्सली इसके है, और जो आपने बोला उसने आपको सिंपल ढूंढा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2A प्लस बी ये रिएक्शन दे रखी है, A और B और C। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, A की कंसंट्रेशन दे रखी है, B की दे रखी है, और ये रेट दे रखी है, और क्वेश्चन पूछा है अपन को टाइम रिक्वायर्ड कंज्यूम हाफ, मतलब हाफ लाइफ पूछा है A के लिए। अब आपको ना कुछ नहीं करना, एक ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, गौर करना है कि ये दोनों A की कंसंट्रेशन क्या है, सेम, A की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन B की कंसंट्रेशन डबल है। देखो B की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, अब B की कंसंट्रेशन चेंज होगी लेकिन देखो B की रेट सेम है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन रेट सेम है, तो देखो रेट इज इक्वल टू होता है A की कंसंट्रेशन अपॉन X और B की कंसंट्रेशन बाई। अब बताओ ये जो B है ना भाई, A B की कंसंट्रेशन चेंज होगी लेकिन ये क्या है, सेम, तो मतलब बाई की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल से यहाँ से 0 आ गई, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रेट पे कोई चेंज नहीं है, तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो बाई की वैल्यू अपनी 0 आ गई। अब A की बात कर लेते हैं, अब देखो A की वैल्यू 0.10 थी कंसंट्रेशन पहले, सिंपल ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ बात पे, भाई A की कंसंट्रेशन 0.10 थी, फिर A की कंसंट्रेशन जस्ट डबल कर दी 0.10 से अपन ने 0.20, लेकिन देखो जो रेट है ना वो भी डबल हो गया, मतलब कंसंट्रेशन A की डबल की तो रेट भी डबल हो गया, मतलब सिंपल सा फंडा समझ लो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, कंसंट्रेशन के, मतलब ऑर्डर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ सिंपल, तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 आ गई। भाई देखो राइटिंग पे आप थोड़ा फोकस मत करना, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग है तो अभी इतनी प्रैक्टिस अपनी मार्कर पे है नहीं है कि अपनी राइटिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। बस आप एक एक चीज आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी, और क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई पे समझो कि किस अप्रोच से अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, बाई की वैल्यू 0 आ गई, तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सी A, और एक्स की वैल्यू अपन पता है B है ही नहीं है, तो R इक्वल टू A आ गया। तो उसके बाद में क्या बोल रहा है ये टाइम, हाँ, और इस साथ में ये और चीज ध्यान रखो कि जो ये रेट है ना इक्वल टू के ए, भाई आर इक्वल टू ए की पावर एक्स बी की पावर होता है, लेकिन साथ में कांस्टेंट भी तो आएगा ना भाई के, तो ये के है वो कांस्टेंट आ गया, तो के इक्वल टू क्या आ गया, आर बाई ए। तो के की वैल्यू क्या आ गई बताओ, के की वैल्यू आ गई, आर कितना दे रखा है 6.93 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, ए की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.10, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6.93 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो पता है आपको जो ए है, तो जो इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln2 बाई के, तो ln2 का वैल्यू कितनी होती है 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 6.93 इंटू 10 की पावर -2, तो ये सिंपल कट के क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सिंपल सा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई। रेट की वैल्यू अपन को पता है कि ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई की डायरेक्टली होती है, और जो कांस्टेंट है साथ में के लिख दिया अपन ने, आर बराबर क्या आ गया के ए, के की वैल्यू अपन को निकालनी, क्योंकि अपन को पता है हाफ लाइफ है ln2 बाई के लगाना है, तो के की वैल्यू निकालनी है। अब भाई सिंपल फंडा समझा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम है ए की, अगर बी की कंसंट्रेशन चेंज होगी लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो बी कौन सा हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, सिंपल। इसमें रेट में चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, मतलब ए क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो आर बराबर के आ गया, के की वैल्यू निकाल ली और टी आप निकाल दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता भाई। एल्कलाइन अर्थ मेटल के बता लिया, डज नॉट क्रिस्टलाइन विद वाटर। अब सिंपल समझो, एक Mg है नॉर्मल साइज है, कैल्शियम नॉर्मल साइज है, सेरियम नॉर्मल साइज है, अब बेरियम, भाई बेरियम है ना ये, इसका साइज होता है बहुत ज्यादा, मतलब बिग साइज। अब बिग साइज है तो ये क्या हो जाएगा, लेस पोलराइज हो जाएगा भाई, साइज इतनी ज्यादा है तो उसको पोलराइज करना क्या है, आसान नहीं है, तो लेस पोलराइज है, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 ml 0.1 मोलर H2SO4 है, तो भाई H2SO4 है ये रहा, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NH4OH के साथ में, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो क्या बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस H2। अब बताओ 20 ml 0.1 मोलर H2SO4 is equal to this 30 ml 0.2 मोलर NaOH, तो pH की वैल्यू निकालनी है, तो इसका अपन मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे दोनों का पहले, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20 ml इंटू 0.1 इंटू एन फैक्टर कितना है H2SO4 का 2, तो ये कितना आ गया लगभग 4 मिली इक्विवेलेंट,
NH4 के अंदर क्या हो जाएगा 30 ml इंटू 0.2, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा लास्ट में, ये 2 बचेगा, ये कितना आ गया 4 आ गया। तो ये देखो पता है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलके या क्या बना रहे हैं, ये बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर है ये भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो बेसिक बफर है। अब बेसिक बफर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, POH इक्वल टू PK P प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड। तो POH की वैल्यू निकालेंगे, POH इक्वल टू PK भी कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट की कितनी है अपनी कंसेंट्रेशन 4 अपॉन एसिड की कितनी है, जो वीक बेस है उसकी कितनी है 2, तो कितना आ गया log 2 आ गया। ये भाई ये कितना आ गया log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3 हो रही है, तो POH की वैल्यू कितनी आ गई 4.7 प्लस 0.3 बोले तो 5। अब POH की वैल्यू कितनी है 5, और अपन उसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है pH की वैल्यू पूछी है, तो भाई आपको पता है किस में से घटा देंगे 14.5 में से 14.5 में से घटा देंगे, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.5 माइनस 5 इक्वल टू 9 के समथिंग आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ भाई आगे बात करते हैं। देखो आपको अगर पढ़ा हो आपने जो ये लो होता है ना, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वाला का, तो इसकी एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने अच्छे से, x/m इक्वल टू के पी की पावर 1/n। भाई ये इक्वेशन होती है x/m इक्वल टू के पी की पावर 1/n। अब देखो ये log x/m और log p में ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ से आप अगर अपन क्या लिखे इसको, ये देखो ये अगर अपन देखो तो इसका अगर अपन मोल लिखना चाहे तो मोल क्या है इसकी स्लोप है भाई x/m इक्वल टू के पी की पावर 1/m। तो अगर इसको लिख सकते हैं ना भाई log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ये इक्वेशन है। y बराबर mx प्लस सी से इसको कंपेयर करो, y बराबर mx प्लस सी, तो m की वैल्यू सबको पता है आपको। तो इसके लिए अगर आप इसको अपन देखें तो y जो मतलब स्लोप है y अपॉन x होगा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, क्योंकि भाई 2/4 करेंगे ना तो 1/2 आ गई। n की वैल्यू अपन को पता ही है। तो अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पहले पढ़ो, एब्जॉर्प्शन का ये कर्व दे रखा है, इसमें एब्जॉर्प्शन मास से एब्जॉर्ब प्रेशर है तो प्रोपोर्शनल, अच्छा प्रोपोर्शनल किसके, तो n की वैल्यू अपने पास में 1/2 आ गई, तो log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, मतलब 1/n इक्वल टू कितना आ गया 1/2, तो n इक्वल टू कितना आ गया 2। अब सिंपल इक्वेशन क्या है x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n, तो p की पावर क्या आ गया 1/2 आ गया, n की जगह 2 पटक देंगे, तो p की पावर 1/2 कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन में। सिंपल भाई ये इक्वेशन थी, इसको इस फॉर्मूले लिखा y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर किया, तो y बराबर mx प्लस सी, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या आ गया m आ गया, ये m आ गया, तो m की जगह क्या है 1/n इक्वल टू 1/2, क्योंकि भाई स्लोप अपन ने यहाँ से ग्राफ से निकाल लिया ना भाई, y बराबर भाई स्लोप है y अपॉन x होता है, तो 2/4 किया, देखो ये 2/4 किया, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया, तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो ये सिंपल रख दिया अपन ने, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे यार स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो Br3I3Cl3 और Cn में सब ज्यादा माइनस आई किसका ज्यादा होता है, सी होता है। GOC का क्वेश्चन सिंपल, क्या बताऊं उसमें, द और दैट कंटेंट बोथ आयरन, देखो आयरन भी और कॉपर भी दोनों कौन से में आता है, तो भाई देखो एक होता है, अरे पहला ऑप्शन पढ़ो ना यार, कॉपर पायरेट दे रखा है CuFeS2 होता है, तो कॉपर भी आ गया आयरन भी आ गया, सिंपल क्या है यार 4 नंबर लेके जाओ यार। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, द एमिशन ऑफ द, देखो एमिशन का मतलब समझ लो, अगर कभी अपन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हायर से लोअर आते हैं ना अपन, तो वो होता है एमिशन। तो हायर मतलब 8 है, लोअर मतलब n दे रखा है भाई, इस क्वेश्चन में दे रखा है ये n1 और n2। तो प्लॉट द कर्व फ्रीक्वेंसी और 1/m है। अब देखो आपको एक रिलेशन पता होगा, वेव जो नंबर होता है उसके अंदर जो होता है ये 1/r/h/z² 1/n1² माइनस 1/n2², ये होता है एक फॉर्मूला वेव नंबर का। अब आप इसको ध्यान से दोगे भाई, ये वैल्यू वेव नंबर का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव कब होगा, जब n1 क्या हो लेस हो, तभी तो ये पूरा ज्यादा होगा, तब ये पॉजिटिव हो पाएगा। तो n1 की वैल्यू लेस है, तो मतलब n1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ n आनी चाहिए, तो जो जो अपना फॉर्मूला बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वेव नंबर इक्वल टू RH/z² 1/, और n1 की वैल्यू कितनी आ गई n² माइनस 1/8²। तो सिंपल बता दो क्या आ गया 1/, जो म्यू बराबर है
आर एच जेड स्क्वायर अपॉन में वन, जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन हो जाएगा, इसको हटा दो, अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एट स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करेंगे अपन y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो ये किसके साथ में लीनियर हो गया बताओ, आर एच के साथ में हो गया, सिंपल सा। तो लीनियर विद स्लोप आर एच, भाई आर एच हो गई ना y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्योंकि आर एच और उसमें दोनों में तो कर बन रहा है, ये वन ओवर एन स्क्वायर के साथ में। अरे यार सिंपल कंपेयर करो ना y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो किस किस के बीच में कर बन रहा है, म्यू और वन बाई एन स्क्वायर के बीच बन रहा है, मतलब वन बाई एन स्क्वायर के बीच बन रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू होगी वन बाई एन स्क्वायर। तो अब आर एच तो बचा एम की जगह, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, आर एच आ गई, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीनियर विद स्लोप आर एच, सिंपल सा। अरे यार हाइड्रोजन के आइसोटोप, बच्चे वाला क्वेश्चन है यार, क्या बताऊं इसमें। आइसोटोप्स क्या होते हैं हाइड्रोजन के, पता नहीं है क्या आपको, 1H1 1H2 1H3, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो क्या क्या कौन सा हो जाएगा बताओ, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, फिर बताना है रेस्पेक्ट Li+2 और Li। अब देखो अपन को स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आप कुछ नहीं करना भाई, देखो Li2 प्लस Li2 माइनस, तो कभी भी स्टेबिलिटी क्वेश्चन आया तो आपको बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 3 × 2 6 5, इसमें कितना है 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अपनी एक ट्रिक होती है, आप मेरे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, 1/2 2 2 2 2 6 6, इस ऑर्डर में फॉलो करना होता है। 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, मतलब 2 2 4 1 5, मतलब 1/2 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1 × 1/2 0.5, और इसका कितना हो गया 7, मतलब 1/2 2 2 2 2 6 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया 7 हो गया, मतलब 2 2 4 2 6, एक साथ 2 में से गया तो 1, मतलब 1/, अब सोच रहे होंगे ये कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक होती है जो मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाई थी, आपको याद होगा। अरे तो यार ये तो देखो मस्त, कितना शानदार क्वेश्चन जेईई मेंस ने बनाया है। इसकी वैल्यू भी बॉन्ड ऑर्डर की 1.5 है, इसकी भी 0.5 है, तो अपन इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बता नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, आपने एमओटी के अंदर पढ़ा होगा कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरीके से बढ़ते हैं, तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग भरेंगे। तो भाई आपको एक ध्यान रखना है कि जो स्टेबिलिटी है ना उसकी ज्यादा होगी जिसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और इनवर्सली मतलब कुछ नहीं करना, आपको एक चीज याद रख लो, जिसमें नॉन बॉन्डिंग जो होती है ना, जो स्टार वाली, इसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो भरो 5 में, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1, तो इसमें जो नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आए 2, लेकिन 7 वाले में अगर आप भरोगे ना तो ध्यान से देना कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चले जाएंगे, मतलब इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो Li2 माइनस में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो Li2 माइनस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। किसके कंपेयर में, Li+2 के, तो Li+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो Li+2 इज स्टेबल और Li2 माइनस इज अनस्टेबल, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल सा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। KOH है एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा K+ और OH माइनस में, OH माइनस अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, यहाँ OH आ जाएगा। उसके बाद में CrO3 है। अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, तो एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, +3 में जाएगा। तो जो OH है तो ये एक बार मतलब ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH के साथ रिएक्शन करेगा तो किस में टूटेगा बताओ, ये CHO में हो जाएगा, लेकिन ये फर्दर किस में टूट जाएगा, COH में टूट जाएगा, क्योंकि H+ के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, क्या बन गया, ये बन गया Br और ये COH, ठीक है। अब फिर से H2SO4 की रिएक्शन करानी है अपन को हीट के साथ में। अब कुछ नहीं करना, फिर से H2SO4 की रिएक्शन करानी है, तो COH है तो ये OH है, तो इसको भगा देगा ये, तो ये C डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो Br है ना, तो ये कौन सा अफेक्ट शो करेगा बताओ, ऑर्थो पैरा करेगा। अब ऑर्थो कर नहीं सकता क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, पैरा अफेक्ट शो करेगा, तो ये डायरेक्ट जो C डबल बॉन्ड है वो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि देखो ये था C डबल बॉन्ड और ये ऑर्थो पोजीशन में यही ऐड हो गया, तो एक ही ऑप्शन है इसमें करेक्ट, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। अरे भाई कुछ नहीं करा मैंने, KOH था तो K+OH होने छूटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, Br बाहर किया, यहाँ KOH लगा दिया मैंने, देखो सिंपल सा OH लगा दिया। अब COO-3 है, ऑक्सीडेशन करता है, +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अब 2 बार ऑक्सीडेशन कर देगा Br का, पहले OH CHO में गया, फिर CHO COH में आया, ये COH आ गया, ठीक है। अब सिंपल सा फिर H2SO4 की फिर से साथ रिएक्शन करेंगे तो OH2+ बाहर हो जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड बच जाएगा। अब ये Br है तो ये एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, एसिटाइलेशन होती है, एसिटाइलेशन होती है, तो Br क्या करेगा, ऑर्थो पैरा अफेक्ट करेगा, तो ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा यहाँ होता है, तो ये जो सिंपल सा बंदा ए की ऑप्शन मैच कर रहा है।
भाई देखो क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम इज फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कांस्टेंट थेलियम एग्जिस्ट +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे यार थेलियम की तो +1 होती है भाई, नीचे जब आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो जो नीचे आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल हो जाती है, +1 होती है थेलियम की। अब क्यों होती है, अरे सिंपल यार, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है इसमें, मैं क्या बताऊं भाई, एनसीईआरटी की लाइन है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट थेलियम जो +1 शो करता है ना स्टेबल, केवल और केवल एक इफेक्ट होता है इनर पेयर इफेक्ट। ये ऑप्शन हो गया, इसमें क्या बताएं भाई, नया क्वेश्चन है, सिंपल है, डाटाबेस अगर डाटा याद है तो कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। सिंपल बता देता हूँ, यहाँ H होता है, यहाँ COH होता है, ये जो अमाइन है ना इसका जनरल फॉर्मूला होता है, तो यहाँ था NH2, यहाँ था R, ये चीज दे रखी है। अब ग्लाइसिन है, एक तो एक एस्पार्टिक एसिड है और एक आपका लाइसिन है और एक क्या है आपका आर्गेनाइन है। सिंपल, अरे यार इसमें देखो आर की जगह H आ गया ना तो उसको बोलते हैं ग्लाइसिन, आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी के अमाइन के। तो ये आर की जगह H दर ये NH2 ये COH, मतलब दोनों बराबर, ये न्यूट्रल हो गया, कौन सा ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। एस्पार्टिक एसिड का मतलब क्या होता है, यहाँ आर है, इसकी जगह आ जाएगा CH2 और COH, मतलब एक COH एक COH, मतलब 2 COH आ गए, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा हो गई ना इसकी, तो ये जो एस्पार्टिक है ये क्या हो जाएगा, एसिड, ठीक है। और जो लाइसिन है इसका सिंपल सा मतलब होता है CH2 का होल 4 और NH, मतलब ये एक NH और एक NH2 पहले से लाइसिन के अंदर, तो कितने NH हो जाएंगे, 2 NH, मतलब बेसिक हो जाएगा। तो ये जो अपना कौन सा एस्पार्टिक हो गया, ग्लाइसिन हो गया, और लाइसिन, लाइसिन क्या अपना बेसिक है। और जो आर्गेनिन है ना इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड NH और इधर भी NH2 इधर भी NH2 और फिर इधर CH2 का होल थ्राइस, मतलब ये होता है ना, ये गोनाइन बोलते हैं इसको, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब बताओ सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, ARG की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है। अब यहाँ लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है, ARG की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा किसकी है, उससे कम जस्ट है अपना कौन सा है बताओ भाई, अपना है आर्गेनाइन, आर्गेनाइन के बाद लाइसिन, ये बेसिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद में एसिड स्ट्रेंथ है, तो एक तो न्यूट्रल हो गया और एस्पार्टिक जो एस्पार्टिक एसिड है वो एसिड है, तो न्यूट्रल वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बच रहा है जो क्या बच रहा है, एस्पार्टिक एसिड बच रहा है। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ मतलब K भी ज्यादा है, अब K भी ज्यादा है मतलब PK भी कम है, अब PK भी कम है मतलब PK A ज्यादा है, PK ज्यादा है तो शब्द PK ज्यादा किसका हो जाएगा, आर्गेनाइन को हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या बताऊं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं आर्गेनाइन कौन सी बता, ये C ऑप्शन हो जाएगा ना भाई, आर्गेनाइन सब ज्यादा इसका, ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला। अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखो आपने वर्क डन पढ़ा ही होगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है माइनस का NRT ln B2/B1, ये होता है फॉर्मूला। अब जो वर्क डन है तो अपन मोड ले लेते हैं, वर्क डन बराबर NRT ln B2/B1। अब सिंपल बोल रहा है क्वेश्चन, द करेक्ट ग्राफिकल बताना है आपको, डिपेंड ऑन द वर्क डन फाइनल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम सेम है, तो वर्क डन क्या आ गया, NRT लॉग की जगह क्या कर देंगे ln B माइनस ln B1। अब ये अगर इसकी स्लोप की बात करें, अगर इसका क्योंकि किस किस में दे रखा है, वर्क डन और अपना जो ग्राफ दे रखा है ln B में दे रखा है, तो मतलब y बराबर mx प्लस c से कंफर्म कर लो, y बराबर mx प्लस c से, तो ये तो गया c, तो m की जगह क्या आ गया NRT, मतलब m स्लोप किसके बराबर है, NRT के बराबर है। अब ग्राफ चेक करो, अब देखो पहला ग्राफ देखो T1 और T2, अरे यार ये तो पहले ऑप्शन हो गया भाई, देखो पहले में देखो स्लोप भी ज्यादा है एरिया भी ज्यादा है, तो फिर कोई क्या पूछ रहा है वर्क डन, तो वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, NRT के ऊपर, तो भाई पहला ही ऑप्शन हो गया ना, इसी में वर्क डन ज्यादा हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग अमाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। अब आसानी से कौन डोनेट कर पाएगा भाई, ये तो कर नहीं पाएगा क्योंकि रेजोनेंस में चला जाएगा, आसानी नहीं दे पाएगा। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर, अब कौन आसानी से दे पाएगा बताओ। अब ये नाइट्रोजन है तो ये जो हाइब्रिडेशन है इसका क्या हो जाएगा sp2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। अब हाइब्रिडेशन sp2 मतलब नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब ये लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा, ये आसानी से दे पाएगा, तो सब किसका हो जाएगा, थर्ड के बाद में किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, फिर सेकंड का, तो थर्ड फर्स्ट और सेकंड बी ऑप्शन हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बेंजीन आ गया, SCHO और प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, SCHO बोले तो C डबल बॉन्ड O HCH हो गया, ठीक है, तो SCH हो गया। अब इसके बाद में इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O और प्लस HCl, ये एसिडिक मीडियम रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि H प्लस पे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। भाई SCHO दे रखा है ना, हाँ SCHO दे रखा है, SCHO, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये बेंजीन पे कौन सा अफेक्ट, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है ना, ये बेंजीन सीधा, बेंजीन क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये सिंपल सा बन जाएगा क्या, CH2OH। अब क्या HCl है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये फिर से करेगा तो ये क्या बना देगा, OH को OH2 प्लस बाहर हो जाएगा तो CH2Cl बन जाएगा, तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, सिंपल सा CH2Cl। तो एक तो बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, मतलब ये बेंजाइल क्लोराइड, एक ही ऑप्शन मैच करके डायरेक्ट ही। हाँ एक ऑप्शन हो रहा है अभी, तो क्या AgCN के साथ रिएक्शन करनी, आइसोसाइनेट बनता है यार। AgCN तो NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है भाई, जो AgCN है ना सब साइनेट प्रोवाइड करता है, लेकिन AgCN एक ऐसा है जो आइसोसाइनेट बनाता है, तो एक में आइसोसाइनेट है ये वाला, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अरे SCHO HCl की रिएक्शन करा दी अपन ने सिंपल, और CH2H बन गया, उसके बाद में CH2Cl बन गया, क्योंकि जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है रिप्लेस कर दिया, OH2 प्लस को बाहर निकाल दिया, और ये जो बना CH2Cl, इसने रिएक्शन किसके साथ में करी, AgCN के साथ में करी, तो आइसोसाइनेट बन गया सिंपल। हाँ तो थैंक यू। तो आपने आज जितने भी 2019 का JEE मेंस 9 जनवरी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, सारे क्वेश्चन अपन अच्छे से डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया।